और बात कर लेते हैं चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन। ये शिखर सम्मेलन खत्म हो गया, लेकिन इससे आई हुई तस्वीरें बहुत बड़े बड़े संदेश देके गई हैं। एससीओ में एक बार फिर वही तस्वीर देखने को मिली जो बीते कई सालों से चली आ रही है। भारत और चीन के रिश्तों में सौहार्दपूर्ण मुलाकातें और कई मुद्दों पर भारत की दो टूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत में रिश्तों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने का संकल्प जरूर झलका, लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर भारत की आपत्ति एक बार फिर से सामने आई है। भारत पहले भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। इस बार एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान और जब चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, तब भी भारत ने BRI को लेकर यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बीजिंग और इस्लामाबाद मिलकर जिस चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक को आगे बढ़ा रहे हैं, वही भारत की असहमति की सबसे बड़ी वजह है। यह परियोजना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरती है और भारत ने साफ कह दिया है कि यह उसका अभिन्न हिस्सा है और ऐसे में वहां किसी तीसरे देश का निर्माण कार्य संप्रभुता पर सीधा उल्लंघन माना जाएगा। यही कारण है कि भारत आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में BRI के समर्थन में शामिल नहीं हुआ है। इस बार भी तस्वीर वही रही, जहां रूस, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने चीन की इस परियोजना का समर्थन किया, वहीं भारत अकेला ऐसा देश था जिसने साफ तौर पर इसका विरोध किया, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता का सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कह दिया कि कोई भी परियोजना तभी सार्थक होगी जब उसमें दूसरे देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो। और चीन की अगर बात की जाए, चीन हमेशा से ही एक नीति के साथ चलता है। वो नीति है विस्तारवाद की नीति और भारत एक भावना के साथ चलता है। वो भावना है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। यही वजह है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। वो सभी का सम्मान करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सीधा संदेश दे दिया कि संप्रभुता की अनदेखी कर बनाई जाने वाली कनेक्टिविटी न तो भरोसा पैदा करती है और न उसका कोई वैश्विक महत्व रह जाता है। इसके उलट भारत ने विकास और विश्वास दोनों को जोड़ने वाले वैकल्पिक मॉडल दुनिया के सामने रखे हैं। चाबहार बंदरगाह हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, भारत की परियोजनाओं का लक्ष्य, उसका उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक लाभ नहीं है, बल्कि आपसी विश्वास और समेकित विकास है। इस बार के एससीओ समिट की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहां न केवल मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी यहां मौजूद थे, उपस्थित थे। और ऐसे माहौल में पीएम मोदी का यह संदेश वैश्विक स्तर पर भारत की स्पष्ट कूटनीतिक स्थिति को दर्शाता हुआ नजर आता है। अब सवाल यही है कि क्या चीन, पाकिस्तान मिलकर अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे, या भारत के लगातार विरोध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठते सवाल पर इस पहल को झटका देने में भारत कामयाब रह जाएगा। इतना तो साफ है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने संप्रभु अधिकारों से समझौता नहीं करेगा और उसकी विदेश नीति में राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना सदैव समाहित रहेगी। तो BRI को तो भारत की ना है। और इधर अब बात जरा श्रीलंका और भारत की भी कर लेते हैं। दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक मानचित्र पर कच्चाथीव द्वीपू, इसके बारे में हमने आपको डिटेल्ड पूरी स्टोरी दिखाई हुई है कि कैसे कच्चाथीव द्वीपू एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन इसके इर्द गिर्द उठ रही हलचल का असर व्यापक होता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार
ने साफ तौर पर इस विवादित द्वीप का दौरा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं माना जा रहा है, बल्कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली हरकत माना जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच इस द्वीप को लेकर दशकों पुराना विवाद है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समझौते के तहत कच्चातीवु को श्रीलंका का हिस्सा स्वीकार किया था। शर्त यह थी कि भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने, जाल सुखाने और सेंट एंथनी चर्च के उत्सव में भाग लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन 1976 के एक अन्य समझौते ने इन अधिकारों पर रोक लगा दी और इसके बाद से भारतीय मछुआरों की दुर्दशा बढ़ गई है। श्रीलंकाई नौसेना बार बार उन्हें गिरफ्तार करती है, नाव जब्त करती है, अमानवीय व्यवहार तक करती है और अब राष्ट्रपति दिसानायके का ये दौरा उस जख्म पर, उस घाव पर नमक छिड़कने जैसा है जो दशकों से भारतीय मछुआरों को झेलना पड़ रहा है। यह कदम केवल तमिलनाडु की राजनीति को नहीं भड़काता, बल्कि भारत की राष्ट्रीय गरिमा और संप्रभुता पर सीधा सवाल खड़ा करता है। भारत जो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी पर पहुंचने की कगार पर हम हैं। ये कहा जा रहा है कि 2026 फरवरी तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ऐसे में हमारे पास सशक्त सैन्य ताकत, मजबूत नौसेना और हिंद महासागर क्षेत्र में निर्णायक प्रभाव है। हम किसी भी छोटे देश की धमकियां या उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी छोटे देश की धमकियों या उकसावे से हम पीछे हटने वाले कतई नहीं है। श्रीलंका को यह समझना होगा कि भारत के धैर्य की परीक्षा लेना उसके लिए ही खतरनाक प्रमाणित हो सकता है। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और सद्भाव का रास्ता चुना है। उनके साथ सदैव समेकित विकास की कल्पना को ही आधार दिया है, चाहे वो आर्थिक मदद के रूप में हो, आपदा के समय राहत कार्य के रूप में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन हो। श्रीलंका बार बार भारत की इसी उदारता का लाभ उठाता रहा है। हाल ही में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को सबसे पहली मदद भारत ने ही मुहैया कराई। वो देश भारत ही था जिसने सबसे पहले ऐसी हालात में मदद का हाथ श्रीलंका की तरफ बढ़ाया। लेकिन अगर इसी उदारता के बदले हमें संप्रभुता और संवेदनशीलता जैसे जो मुद्दे हैं, संवेदनशील जो मुद्दे हैं, अगर उन पर उकसावे का सामना करना पड़े तो यह अस्वीकार्य है। कच्चातीव द्वीप जो खासतौर पर कच्चातीव केवल मछली पकड़ने का मुद्दा नहीं है, ये का छोटा सा हिस्सा नहीं है। ये हमारी संप्रभुता, हमारी सीमाओं और हमारे लोगों के जीवन से जुड़ा मामला है। भारत के लिए केवल अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने की मजबूरी नहीं, बल्कि अपनी जनता की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने का भी प्रश्न है। श्रीलंका को यह स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि भारत अपनी सीमाओं, अपने लोगों और अपनी गरिमा से जुड़े मामलों पर किसी भी तरह की ढील नहीं देगा। तमिलनाडु की जनता का आक्रोश, मछुआरों की पीड़ा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा, इन तीनों का संतुलन भारत की सरकार को करना है, भारत के लोगों को करना है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के मंचों पर भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, भारत की ताकत को दुनिया के सामने वैश्विक मंचों पर रख रहे हैं, तब पड़ोस के किसी छोटे देश को यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि संयम है। और जब संयम टूटता है तो उसका जवाब इतिहास में हमेशा निर्णायक रहा है। कच्चातीवु विवाद भारत के लिए केवल श्रीलंका को चेतावनी देने का अवसर नहीं है, बल्कि अपनी जनता को भरोसा दिलाने का भी समय है। यह भरोसा कि भारत किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। श्रीलंका को अब यह समझ लेना होगा कि मित्रता तभी टिकती है जब वो परस्पर सम्मान पर टिकी हो, अन्यथा भारत के पास हर विकल्प है, हर कूटनीतिक दबाव है, हर रणनीतिक कदम है, हर सैन्य ताकत है। यानी भारत की शक्ति इस वक्त चरम पर है और भारत की संप्रभुता अटूट है। श्रीलंका को इसे हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। बात अब होगी सूडान की। वो सूडान जो पहले से ही 2 साल से गृह युद्ध की आग में झुलस रहा हो, अब
उसी सूडान को प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ रहा है। प्रकृति की उग्र शक्ति का सामना सूडान को करना पड़ रहा है क्योंकि मार्रा पर्वतीय इलाके में 31 अगस्त को आए भूस्खलन ने एक पूरे गांव को मिट्टी और मलबे में दबा दिया। सोचिए कि नक्शे से एक पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया है। 1000 से अधिक लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे, अपनी जान गंवा चुके हैं। इस त्रासदी में केवल एक बच्चा ही जिंदा पाया गया, एकमात्र उम्मीद की किरण। एक बच्चा जो एकमात्र उम्मीद की किरण है, जो इस विनाश की भयावहता के बीच जख्मों में भी उजाला बिखेर रहा है। यह घटना न केवल प्राकृतिक आपदा है, बल्कि मानवता की संवेदनाओं को झकझोरने वाली बड़ी चेतावनी भी है। गृह युद्ध की वजह से पहले ही सूडानी जनता भूखमरी और भय के जाल में फंसी हुई थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मार्रा पर्वतों की ओर रुख किया था, लेकिन वहां भी सुरक्षा, भोजन और दवा की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। युद्ध और प्राकृतिक आपदा का ये घातक मिश्रण मानो जीवन को जीने की एक सहज राख ही छीन रहा हो। सूडान लिबरेशन मूवमेंट यानी आर्मी और स्थानीय राहत संगठन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शवों को निकालने, जीवित बचे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और बुनियादी राहत देने के लिए संसाधन और समय दोनों कम पड़ रहे हैं। ये दृश्य हर संवेदनशील मानव के लिए हृदय विदारक है। महिलाएं और बच्चे जो पहले से ही जंग और भूख से त्रस्त थे, अब मिट्टी और मलबे में दबकर अपने परिवारों और सपनों को खो रहे हैं। इस विपदा के बीच हमें यह सवाल खुद से भी पूछना होगा कि मानवता की सीमाएं कितनी व्यापक हैं। सूडान के लोगों ने न केवल अपने जीवन की रक्षा के लिए लड़ाई शुरू की, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा के लिए भी अब संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल से चल रहे गृह युद्ध ने उनके आश्रयों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और अब प्रकृति ने एक और विकराल मोड़ पर उन्हें लाकर खड़ा कर दिया। ये कहानी केवल आंकड़ों की नहीं है, ये उन अनगिनत इंसानी दुखों की कहानी है जिन्हें हम नजरों के सामने खोता हुआ देख रहे हैं। भूस्खलन और युद्ध ने हमें ये भी याद दिला दिया है कि संकट केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, ये हमारी साझा संवेदनाओं, हमारी मानवता और हमारी जिम्मेदारी की परीक्षा लेता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का तुरंत और प्रभावी हस्तक्षेप, राहत सामग्री, बचाव दल और वित्तीय सहायता न केवल जरूरी है बल्कि अनिवार्य है। यही समय है जब हम अपने छोटे से प्रयास से जीवन बचाने में मदद कर सकते हैं। और आइए अब आपको आगे लिए चलते हैं पोलैंड की तरफ, जो सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं बता रहा है, बल्कि यूरोप की सुरक्षा और नेटो की सामरिक ताकत पर भी सवाल खड़े कर रहा है। पोलैंड के राडोम में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 लड़ाकू विमान धधकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो न केवल पोलिश सेना के लिए गहरा आघात है, बल्कि अमेरिका की मेड इन यूएसए तकनीक और नेटो की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका जिस पर इतराता फिर रहा था, वो जमीन पर धड़ाम हो जाता है। दुनिया की सबसे एडवांस्ड कही जाने वाली इस तकनीक ने न केवल एक पायलट की जान ले ली, बल्कि पूरे यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसे विमानों पर भविष्य की सुरक्षा टिकी रहनी चाहिए। पोलिश वायुसेना का ये F-16 कलाबाजी करते हुए अचानक कंट्रोल खो बैठा और चंद सेकंड में ही आग का गोला बनकर धधक उठा। पायलट नेटो के स्पेशल टाइगर डेमो यूनिट का हिस्सा था, यानी वो किसी आम स्तर का पायलट नहीं था, बल्कि नेटो के सबसे बेहतरीन और चुने हुए लड़ाकों में से एक था। सवाल यह है कि अगर इतनी ट्रेनिंग और इतने अनुभव के बावजूद एक पायलट तकनीकी खराबी से जूझकर भी विमान से बाहर ना निकल पाए, तो फिर यह मशीन कितनी सेफ है। पोलैंड के डिप्टी प्रधानमंत्री साफ तौर पर इस हादसे को पूरी सेना के लिए बड़ी क्षति बता रहे हैं, लेकिन क्या यह महज एक हादसा है या फिर यह उसी तरह की कहानी है जो अमेरिका के F-35 विमानों के साथ हमने अभी कुछ दिन पहले अलास्का में देखी थी।
और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो दुनिया भर को भरोसा हो जाता है भारत की स्वदेशी ताकत पर, उस आत्मनिर्भर ताकत पर जिनमें ताकत भी है, विश्वास भी है, विश्वसनीयता भी है। और यही है उभरते भारत की कहानी।